दोस्तों नमस्कार। शिक्षा शक्ति क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज से ही हम संस्कृत की शिक्षण वीडियो की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्कृत की शिक्षण वीडियो से संबंधित संपूर्ण जो शिक्षण विधियाँ हैं उसको हम यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। संस्कृत की शिक्षण वीडियो में कौन कौन से शिक्षण विधियाँ हम पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित अगर संक्षेप में अगर बात करें तो सबसे पहले हम शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण होता क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर हम शिक्षण के कौन से उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, कौन से उद्देश्य हमारे पूरे होने चाहिए। इसके बाद में हम जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, चाहे वो गद्य शिक्षण से संबंधित हो, पद्य शिक्षण से संबंधित हो, व्याकरण शिक्षण से संबंधित हो, तमाम शिक्षण विधियों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ में जो संस्कृत के भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न है, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो या लिखना हो, ये चारों भाषा कौशल जो संस्कृत भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो कभी कभी इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं इन भाषा कौशलों से। तो ये तमाम भाषा कौशल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले संस्कृत शिक्षण विधियों में हम शिक्षण शब्द पर बातचीत करेंगे। शिक्षण होता क्या है? तो शिक्षण जो होता है इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से हुई है। संस्कृत जो शब्द शिक्षण जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से हुआ है और सिक्स धातु का अर्थ होता है सीखना। यानी कोई भी विषय वस्तु को हम सीखते हैं तो वह एक प्रकार से शिक्षण होता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक संप्रेषणीय कुशलता के आधार पर अपने विद्यार्थियों को ज्ञान का आत्मसात कराता है। यानी कि दोस्तों शिक्षण होता क्या है? शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षक होता है और शिक्षक अपनी संप्रेषणीय कुशलता का मतलब होता है कि दोस्तों कोई सी भी जटिल से जटिल विषय वस्तु हो वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षक सरल तरीके से बता देता है, तो वह संप्रेषणीय कुशलता होती है। यानी कि संप्रेषणीय कुशलता के आधार पर ज्ञान का आत्मसात कराना ही शिक्षण कहलाता है। यानी ये संपूर्ण प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन हुए हैं। इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले 1948-49 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो इन्होंने शिक्षा के संबंध में एक परिभाषा दी है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य के बिना शिक्षा अधूरी। यानी कि दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का, यानी कि मनुष्य का और संपूर्ण समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए और इस कार्य के बिना शिक्षा जो है वो अधूरी है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का निर्माण करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जब आप छोटे थे तो आपने संस्कृत की एक सूक्ति पढ़ी होगी कि विद्या विहीन है पशु, यानी कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो दोस्तों इन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि जो मनुष्य होता है मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले शिक्षण के बारे में पढ़ा, शिक्षण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बाद में शिक्षण की परिभाषा और उसके बाद में राधा कृष्णन जी के विचार हमने यहाँ पर देखे। इसके आगे हम दोस्तों जो शिक्षण की तमाम जो परिभाषाएं दी है विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों शिक्षण की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने से पहले शिक्षण का जो संकुचित अर्थ और शिक्षण का जो व्यापक अर्थ है उसके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षण का संकुचित अर्थ, शिक्षण के संकुचित अर्थ का मतलब होता है दोस्तों ऐसा शिक्षण जो निश्चित स्थान व निश्चित समय में दिया जाता है। दोस्तों शिक्षण के संकुचित अर्थ का मतलब होता है जो निश्चित समय और निश्चित स्थान पर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों किसी भी विद्यालय हो गया, कोई सी भी ऐसी संस्था हो गई जो सीखने सिखाने का कार्य करती है, तो दोस्तों वहाँ पर निश्चित समय और निश्चित स्थान होता है। जैसे कि विद्यालय होता है तो दोस्तों वहाँ पर निश्चित स्थान होता है विद्यालय और वहाँ पर निश्चित समय होता है, यानी कि 6 घंटे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो निश्चित समय और निश्चित स्थान होने के कारण शिक्षण का यह संकुचित अर्थ है। ठीक है दोस्तों। और शिक्षण के व्यापक अर्थ, शिक्षण के व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो ऐसा शिक्षण जिसमें स्थान व समय की बंदिश न हो। यानी कि दोस्तों जो शिक्षण का व्यापक अर्थ है उसका मतलब होता है कि शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह सीखता रहता है, तो उसमें कोई भी स्थान या कोई भी समय की उसमें बंदिश नहीं रहती है। तो शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है कि जिसमें निश्चित समय और निश्चित स्थान ना हो, बल्कि जब तक मनुष्य जीवित रहे तब तक वह सीखता रहे, तो इसे शिक्षण का व्यापक अर्थ कहते हैं। दोस्तों मनुष्य अपने जीवन में निरंतर सीखता रहता है, यानी कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह सीखता रहता है। जैसे कि सबसे पहले जन्म लेता है तो वह अपने परिवार वालों से सीखता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो विद्यालय में जाता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, उसके बाद में समाज से सीखता है, टेलीविजन संचार के साधन इनके माध्यम से बच्चा सीखता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शिक्षण का संकुचित अर्थ और शिक्षण का व्यापक अर्थ इन दोनों के बारे में हम देखने का हमने यहाँ पर प्रयास किया। इसके बारे में हम
शिक्षण की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विभिन्न विद्वानों के द्वारा शिक्षण के संबंध में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, जिनका ज्ञान होकर के हमें शिक्षण के बारे में जो अवधारणा हमारे माइंड में क्लियर होगी, वह इन परिभाषाओं की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आर.पी. दास ने शिक्षण के बारे में परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों, हमने अभी देखा था कि शिक्षण जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह अपने समाज से, अपने परिवार से सीखता रहता है। इसलिए डॉक्टर आर.पी. दास ने कहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद में दूसरे जो हमारे विद्वान है वो है B.O. स्मिथ। दोस्तों, इन विद्वान की परिभाषा कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। B.O. स्मिथ शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। दोस्तों, अधिगम को बढ़ाने वाली या अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली पद्धति का नाम है शिक्षण। यह परिभाषा B.O. स्मिथ ने शिक्षण के संबंध में दी है। इसके बाद में तीसरी परिभाषा इम्पोर्टेंट रायबर्न की परिभाषा है। इन्होंने शिक्षण के बारे में कहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। यानी दोस्तों, जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कुछ अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। दोस्तों, उन अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने का जो कार्य किया जाता है वह शिक्षा के द्वारा या सीखने सिखाने की प्रक्रिया द्वारा या शिक्षण द्वारा किया जाता है। इसलिए रायबर्न ने कहा है कि बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने वाली जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उसे ही शिक्षण कहते हैं। यह परिभाषा रायबर्न ने दी है। इसके बाद में दोस्तों योकम तथा सिम्पसन, इन्होंने शिक्षण के बारे में कहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें समूह के लोग अपने परिपक्व सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं। यानी दोस्तों, योकम और सिम्पसन ने इस परिभाषा के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि समूह के लोग जो है वो अपने परिपक्व सदस्यों को, जो सदस्य जन्म लेते हैं उसके बाद में वह परिपक्व होते हैं, तो उन परिपक्व सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने, यानी कि जो समाज के साथ में अनुकूलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है वह शिक्षण द्वारा होती है। यह परिभाषा योकम और सिम्पसन के द्वारा दी गई। ठीक है। उसके बाद में बर्टन, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन तथा प्रोत्साहन है। यानी कि दोस्तों, सीखने के लिए जो बच्चों को प्रेरणा दी जाती है, निर्देशन दिया जाता है और प्रोत्साहन दिया जाता है, उसे ही शिक्षण की संज्ञा दी है। तो दोस्तों, अभी हमने आर.पी. दास, B.O. स्मिथ, रायबर्न, योकम तथा सिम्पसन और बर्टन, इनकी परिभाषाओं के बारे में हमने अभी देखा। इसके बाद में हम कुछ और महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाएं हैं, उनको हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की और परिभाषाएं हैं, जैसे कि A.L. गेज, इन्होंने शिक्षण के बारे में कहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है ना दोस्तों, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यानी शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारस्परिक प्रभाव, एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पड़ता है और शिक्षक जो है वो छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। यानी कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की कोशिश शिक्षण के द्वारा की जाती है। इसके बाद में दोस्तों ह्यूजेस, इन्होंने कहा है शिक्षण के बारे में कि शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। यानी कि शिक्षण का जो अर्थ है वो सीखने में सहायता करना है। इन्होंने कहा है कि तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया। यानी दोस्तों, शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है। शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाने का प्रयास करता है, यानी कि यहाँ पर देने का काम शिक्षक करता है और ग्रहण करने का काम शिक्षार्थी करता है। तो इन्होंने कहा कि तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया। यानी कि दोस्तों, शिक्षण में दूसरे जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक वह शिक्षण नहीं कहलाता है जब तक कि वह जो शिक्षक उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है वो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से सीख नहीं जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने आगे कहा है कि तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया, यानी कि तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक कि वह सीखा नहीं। यानी कि शिक्षण में सीखना या अधिगम होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर हमने लगभग 7 विद्वानों की यहाँ पर हमने परिभाषा देखी है। परिभाषाओं के आधार पर हमने शिक्षण की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये जो शिक्षण की अवधारणाएं हैं
वो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके आगे हम शिक्षण की विधि और शिक्षण की प्रणाली, इसमें जो छात्र होते हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली एक ही है, लेकिन दोस्तों दोनों ही जो अवधारणाएं हैं वो अलग अलग हैं। इसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे, है ना। दोस्तों अब हम शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली क्या होती है उसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षण विधि की बात करें तो किसी भी कक्ष में पढ़ाते समय एक अध्यापक जिस शिक्षण पद्धति का प्रयोग करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। यानी दोस्तों एक कक्ष में जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को अपनी विषय वस्तु पढ़ाने के लिए जिन जिन तरीकों का प्रयोग करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षण विधि का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, यानी कि जो शिक्षण विधि होती है वो सीमित क्षेत्र लिए हुए होती है, क्योंकि दोस्तों शिक्षण विधि का जो प्रयोग होता है वो शिक्षक करता है और कक्ष में करता है। तो शिक्षक और कक्ष को ही प्रभावित करती है शिक्षण विधि। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण विधि सिखाने का ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा विद्यार्थी आसानी से विषय वस्तु को ग्रहण कर सके और आसानी से वह अधिगम कर सके। इसके बाद में शिक्षण प्रणाली एक विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक जिस विधि से संचालित होता है उसे शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों शिक्षण प्रणाली और शिक्षण विधि में क्या अंतर है कि शिक्षण विधि जो होती है वो सिर्फ कक्ष को और शिक्षक को प्रभावित करती है, ठीक है, लेकिन दोस्तों शिक्षण प्रणाली जो होती है वो एक विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाकलाप या जो भी कार्य संचालित होते हैं उसे शिक्षण प्रणाली कहते हैं। शिक्षण प्रणाली का मतलब होता है कि सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से स्कूल संचालित हो रही है। जैसे कि सुबह सुबह प्रार्थना बुलाना, उसके बाद में बच्चों को क्लास में बिठाना, उसके बाद में हाफ टाइम में बच्चों को खाना खिलाना, उसके बाद में 8वें 7वें और 8वें पीरियड में बच्चों को खेल खिलाना। तो इस प्रकार से अलग विद्यालय में अलग तरीके से विद्यालय का संचालन अलग प्रकार से किया जाता है, तो उस प्रकार से उसे हम शिक्षण प्रणाली कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से संचालित होता है, जिन क्रियाकलापों को लेकर के संचालित होता है उसे हम शिक्षण प्रणाली कहते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। शिक्षण विधि का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है और इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि दोस्तों यह संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करती है। शिक्षण प्रणाली और शिक्षण विधि इन दोनों के बारे में हमने देख लिया है। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। इसके बाद में दोस्तों हम संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित और भी बहुत सी सारी हम बातें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों हमने आज की क्लास में सबसे पहले शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का संक्षिप्त अर्थ क्या होता है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षण विधि किसे कहते हैं, शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं, इसी के साथ में हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा शिक्षण की जो अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इन सभी को हमने देखा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लासें आपको पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों पसंद आ रही है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।